एपिसोड 31। संजू अभी रजनी को मारने में ही लगी थी। मिले ना मिले हम एपिसोड 31। संजू अभी रजनी को मनाने में ही लगा था कि वह मोबाइल रख ले, पर जब रजनी ने अपनी मजबूरी बताई तो संजू भी सोच में पड़ गया कि रजनी सही ही कह रही है। अगर कहीं उसके बाबा साहब को पता चला कि वह मोबाइल रखी है तो वह क्या जवाब देगी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए संजू ने निराश होकर मोबाइल अपने पास रख लिया और उदास मन से रजनी को देखते हुए कहने लगा, रजनी, मैं बहुत खुश था कि आज के बाद हमारे बीच ढेर सारी बातें होगी। जब भी मेरा मन होगा मैं तुझे देख पाऊंगा और तू भी मुझे देख पाएगी और तुझे दूसरे के घर भी न जाना पड़ेगा। जब तेरा जी चाहे तो मुझसे बात कर पाएगी, पर तू चिंता ना कर, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दे, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा। एक बार जी भर के प्यार भरी नज़रों से रजनी को देखा और जैसे ही प्रतापपुरा जाने के लिए मुड़ा तो रजनी ने पीछे से संजू का हाथ पकड़ लिया और उसके गले लग गई। संजू के लिए तो यह उसकी सोच से बाहर ही था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि रजनी भी मुझसे उतना ही प्यार करती है जितना वो उससे उसने भी रजनी को अपनी बाहों में भर लिया और यह सोचकर ही कि दोनों एक दूसरे से दूर हो रहे हैं रजनी की आंखों से आंसू आ गए। जाते जाते रजनी ने संजू के हाथ से मोबाइल लिया और कहने लगी, संजू सा, आप इतने प्यार से लाए हैं और मैंने आपको मना कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। ये मोबाइल आपके प्यार की पहली निशानी है हमारे लिए, जो आप इतने प्यार से लाए हैं। लाइए, इसे मैं अपने पास रख लेती हूँ और जब तक आप कोई अच्छा सा तरीका न निकाल ले तब तक मैं इसे छुपाकर ही रखूँगी। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इससे सिर्फ और सिर्फ आपसे ही बात करूँगी, आपके अलावा और किसी से नहीं। यह बात सुनकर संजू को बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर हो गई थी, उसके दोस्त का फ़ोन भी आ रहा था। बार बार संजू ने एक बार प्यार से रजनी की तरफ देखा, उससे जल्दी ही मिलने का वादा करते हुए निकल गया। संजू रात 8 बजे तक घर पहुंच गया। वैसे भी रोज़ 9 बजे से पहले तो घर जाता नहीं था, तो किसी ने कोई शक भी नहीं किया। जब घर पहुंचा तो सबके बीच गांव को लेकर कोई चर्चा चल रही थी। संजू ने जाकर हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और दादी सा के पास जाकर बैठ गया। जब सबके बीच की बात संजू की समझ में नहीं आई तो उसने दादी सा से कहा, दादी सा, मन्ने भी तो बताओ, गांव की क्या बातें चल रही है। दादी सा ने प्यार से संजू के सर पर हाथ फेरा और कहने लगी, हाँ हाँ छोरे, तन्ने तो सबसे पहले पता चलना चाहिए। अब गांव का सारा कामकाज तन्ने ही संभालना है। देख, धीरे धीरे हमारे गांव के तरक्की हो रही है। छोरा, आज ही सरपंच सा का फ़ोन आया था कि गांव में सरकारी अस्पताल की मंजूरी मिल गई। अस्पताल बनाने के लिए सरपंच साहब के पास कोई ठेकेदार आ रहे हैं, पर उन्होंने थारे बाबा साहब से अस्पताल बनवाने की बात कही है। थारे बड़े भाई साहब राम का ठेकेदारी का तो कागज है ना, बस उसी पर ठेका मिल जाएगा, तो यह काम तुझे ही देखना है। यही कोई 1-2 महीने बाद काम शुरू होगा। तब तक तू यहाँ पूरी जी जान लगाकर राम के साथ काम को अच्छी तरह से सीख ले और फिर तेरा मन गांव में रहने का है तो 6 से 7 महीने
तो काम चलेगा ही, उसके बाद कोई दूसरा काम भी करवा देंगे। और फिर देखो बाड़ी का काम तो है ही साथ में, देखते रहना, वहाँ का घर भी हरा भरा हो जाएगा और छोरा कल के दिन थारा ब्याह भी होवेगा, थारी बहू वहाँ का घर संभाल लेगी। बहू की बात सुनकर तो जैसे संजू का चेहरा खुशी के मारे खिल ही गया था। संजू दादी साह की बात से पूरी तरह सहमत था। उसने अपनी पूरी सहमति दे दी थी कि वह बड़े भाई साहब के साथ पूरे मन लगाकर काम सीखेगा, और सीखेगा ही नहीं, गांव में पूरे मन लगाकर और ईमानदारी से काम करके भी बताएगा। संजू की लगन को देखकर घर के सभी लोग खुश थे। उसके बाद ही संजू जी जान से भाई के साथ मेहनत करने लगा। एक तो संजू को गांव में रहने का मौका मिल गया, जो गाड़ी से थोड़ी ही दूर था, जिससे वह रजनी से कभी भी मिल सकता था। और दूसरा, गांव से संजू को कुछ विशेष लगाव भी हो गया था। जब संजू को परतापुरा में काम सीखते हुए 2 महीने से ऊपर हो गए थे और उसे अपने ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था कि वह काम बखूबी कर लेगा। इधर महीने बाद पीहू का रिजल्ट भी आ चुका था। पीहू को 2 तीजों ने सिलेक्ट कर लिया था। अब 2 में से भी उसे एक चुनना था। तो बस रिजल्ट के बाद उन दोनों कॉलेज के बारे में अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर रही थी कि कौन सा उसके लिए अच्छा रहेगा। और अस्पताल बनवाने का ठेका भी गोविंद सिंह के बेटे राम के नाम पर मिल गया था। शुरू में राम ने जाकर संजू की मदद की, लेकिन एक बार जब काम शुरू हो गया और उसने देख लिया कि संजू सब कुछ अच्छी तरह से कर रहा है, तो फिर वह परतापुरा आ गया। पर बीच में जब भी ज़रूरत होती संजू ईसा को बुला लेता और उनसे काम समझ लेता। इस तरह अस्पताल का काम भी अच्छी तरह से शुरू हो चुका था। गांव में प्राथमिक अस्पताल खोला जा रहा था, जिसमें एक MBBS डॉक्टर, 2 नर्स, 2 कंपाउंडर और एक RMP डॉक्टर की परमिशन भी मिल चुकी थी। गांव वालों के लिए यह एक बड़ी ही खुशखबरी का मौका था, वरना तो अगर किसी को बुखार भी आता तो दूसरे गांव दिखाने के लिए जाना पड़ता था। अस्पताल बनवाने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था। सभी अपने काम काज में व्यस्त थे। रात को गोविंद सिंह जब घर आए तो मासा को बताया कि उदयपुर की शादी का कार्ड आ गया। अच्छा, मासा ने कार्ड हाथ में लेते हुए कहा। गोविंद जी, ब्याह तो 2 महीने पहले था। हम लोग ने सारी खातिरदारी भी कर ली थी और अचानक उनका फोन आया कि शादी कुछ आगे बढ़ा दी गई। लगता है जो भी परेशानी थी शायद सुलझ गई होगी। गोविंद सिंह ने माँ की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा। हाँ मासा, शायद लड़के वालों के यहाँ किसी बुजुर्ग का निधन हो गया था, इस वजह से शादी को 2 महीने आगे बढ़ाना पड़ा। लेकिन अब बस 8 दिन बाद ही शादी है और उन्होंने हम सबको शादी में आने के लिए कहा है। अच्छा छोरा, ठीक है फिर। बहुओं की सारी तैयारी तो सब हो गई थी। सामान भी सब खरीदा हुआ रखा है। एक बार सबको बुलाकर कह दो अपनी अपनी तैयारी कर ले। जो भी बची हो राम श्याम दोनों बहुओं और पीहू को लेकर चले जाएंगे। जी मासा, बोल देता हूँ। तभी दादी सा ने रात को ही संजू को फ़ोन लगाकर उससे भी बात
बता दिया। छोरा 6 से 7 दिन बाद शादी है, तो तू 1-2 दिन पहले ही ठेकेदार को काम समझाकर सबके साथ तू भी उदयपुर शादी में चल। संजू ने थोड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, दादी साथ चला तो जाऊंगा, पर यहाँ का काम चल रहा है और घर से सब तो शादी में जा ही रहे हैं, तो मारा जरूरत है ही नहीं। दोनों भाई साहब, भाभी और पीहू भी चली जाएगी। दादी साहब संजू की बात सुनकर खुश हो गई। उन्होंने फोन रखा और गोविंद से संजू की तारीफ करने लगी। गोविंद, जिसे तू निकम्मा कहता था, देखो कितना जिम्मेदार हो गया। मारे को तो लगे ही ना, अब एक अच्छी सी छोरी देखकर संजू का ब्याह कर देना चाहिए। तब गोविंद सिंह ने हंसते हुए कहा, माँ साहब, अभी तो वो खुद ही बच्चा है, अभी से ब्याह कर दे तो क्या वह संभाल पाएगा? गोविंद, माँ बाप को तो अपने बच्चे हमेशा छोटे ही लगे हैं, पर मैंने देखा हमारा संजू बहुत समझदार हो गया है। अब सीधी बात है, अगर कोई अच्छा रिश्ता है तो हाथ से मत जाने दे। तब गोविंद ने मासा से सवाल किया, मासा, शादी की उम्र तो पीहू की भी हो गई है, आप उसके बारे में तो कभी कुछ ना कहती। अरे बाहर जाकर छोरी पढ़ेगी, मरने तो ठीक ना लग रहा है। तब मासा ने गोविंद से सख्त लहजे में कहा, देख गोविंद, तूने पीहू से वादा किया था कि तू उसे पढ़ाएगा। अब मारी छोरी का दिल ना तोड़, ऊपर से अब तो उसे अच्छे कॉलेज में जगह भी मिल गई है, और मैंने भी छोरी से कहा था कि मैं उसका पूरा साथ दूंगी। अपनी ना सही, कम से कम हमारी बात रख लेना। मासा की इस बात पर गोविंद सिंह कुछ बोले ही नहीं। बात तो सही थी, पर जाने क्यों पीहू को बाहर भेजने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। वह तो उनके हाथ पीले करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बातें यही हुई, सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। एक सप्ताह कब बीत गया पता ही नहीं चला। शादी तो 2 दिन बाद थी, लेकिन सब लोग प्रतापपुरा से उदयपुर के लिए निकले। सारी तैयारी हो गई। पीहू अपने दोनों भाइयों के साथ उदयपुर जा रही थी। इधर अब्बापुरा में संजू के अस्पताल का काम जोरों शोरों से चल रहा था। संजू सुबह से शाम तक अपनी निगरानी में ही सारा काम अच्छे से संभाल रहा था और मजबूती के साथ अस्पताल का निर्माण करवा रहा था। अब वह सच में बहुत जिम्मेदार इंसान बनता जा रहा था। रात को जब घर आता तो आराम से रजनी से बातें करता। देर रात तक दोनों एक दूसरे से बात करके वीडियो कॉल करते और दिन भर की बातें शेयर करते। रजनी भी अब बीए फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर चुकी थी और उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। संजू को रजनी की पढ़ाई से और उसके आगे बढ़ने से बहुत खुशी थी। वह हमेशा कहता कि रजनी, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक उसे बता सकती है, और सही ही है। तो फिर अपना पराया ही रह ही क्या गया। रजनी जब भी टिकटॉक वीडियो बनाती तो सबसे पहले संजू को दिखाती। इसी तरह से हंसी खुशी सभी के दिन कट रहे थे। बस एक पीहू थी, न जाने उसकी किस्मत में अर्जुन का मिलना लिखा भी था या नहीं। पीहू एक लंबे सफ़र के बाद अपने भाई और भाभीयों के साथ उदयपुर पहुंच चुकी थी। उदयपुर एक बहुत ही सुंदर सिटी है, जहां पर राजाओं की
विलासिता देखने को मिलती है। वहाँ के महल, वहाँ के झूले, वहाँ के शान और शोहरत अपनी विरासत को दर्शाती है। सभी लोग उदयपुर पैलेस में पहुँच चुके थे। शादी का इंतजाम काफ़ी अच्छी तरह से किया गया था। सबको रुकने के लिए अलग कमरे दिए गए थे। खाने पीने का, मनोरंजन का बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया था। इस शादी में तो सब कुछ बहुत अच्छा था, पर यहाँ जो एक बात अलग होने वाली थी वह यह कि इस शादी में निमी भी अपने पति मोहित के साथ आने वाली थी। जी हाँ, चूँकि मोहित राजपूत खानदान से था और उसे लड़की वालों की तरफ से न्योता दिया गया था। लड़की मोहित की रिश्तेदार की बहन थी, तो उसमें शामिल होने के लिए मोहित और निमी अपनी बेटी पीहू को लेकर उदयपुर आ रहे थे। क्या इस शादी में पीहू और निमी मिल पाएगी एक दूसरे से, या पीहू को और इंतज़ार करना पड़ेगा अर्जुन के लिए? आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए। मिले ना मिले हम एपिसोड 32। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।